जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका द मिशन लाइफ स्ट्रगल में। आज जानेंगे जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे सीजीएल, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी जीडी कांस्टेबल आदि। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। जीवित जीवों का संरचनात्मक और प्रकार्यात्मक एकक है, तो इसका राइट आंसर होगा कोशिका, अंग, ऊतक, तंत्र। तो इसका राइट आंसर है कोशिका। कोशिका ही इन दोनों के बीच की एक कड़ी है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डीएनए का असंक्षिप्त रूप क्या है? डी राइबोन्यूक्लिक अम्ल, डी न्यूक्लिक अम्ल, ड्यूल नाइट्रोजन अम्ल, डी ऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो इसमें होगा राइबोसोम्स, क्लोरोप्लास्ट, कोशिका भित्ति, जीव द्रव्य। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों कोशिका भित्ति, क्योंकि कोशिका भित्ति ही इन दोनों के बीच की कड़ी है। कोशिका भित्ति ही जंतु और पादप में अंतर का कारण है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोशिकाओं में तुरंत ऊर्जा उत्पादन के लिए हमको क्या लेना चाहिए? ग्लूकोज, प्रोटीन, विटामिन सी, सुक्रोज या शर्करा। तो इसका राइट आंसर होगा ग्लूकोज, क्योंकि ग्लूकोज ही एक ऐसा अणु है जो लेते ही कोशिका में जाने के बाद माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी के अणु में टूट जाता है, जिससे शरीर को तुरंत ऊर्जा प्राप्त होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वह कोशिका अंग है जिसमें श्वसन और ऊर्जा उत्पादन के जैसी जैव रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम्स, न्यूक्लियस। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ये दोनों प्रक्रियाएं होती हैं। श्वसन और ऊर्जा की प्रक्रिया दोनों माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह भी कहा जाता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन क्रियाज की कोशिकाएं जो इंसुलिन उत्पन्न करती हैं क्या कहलाती हैं? थाइमस, एस्ट्रोजन, कार्पस, एपिडिडाइमिस, अलाइनमेंट्स ऑफ लैंगरहैंस। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अलाइनमेंट्स ऑफ लैंगरहैंस, क्योंकि ये कोशिकाएं मुख्य रूप से अग्न्याशय पेनक्रियाज में पाई जाती हैं। अग्न्याशय में 5 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिसमें से बीटा कोशिकाओं के द्वारा इसका श्रावण होता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि कोशिका को किसी विलयन में रखा जाता है तथा निबल प्रभाव यह है कि कोशिका फूलने लगती है, तब वह विलयन है हाइपरटोनिक विलयन, आइसोटोनिक विलयन, हाइपोटोनिक विलयन, अम्लीय विलयन। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों हाइपरटोनिक विलयन। हाइपरटोनिक विलयन में जब कोशिका रखी जाती है तो वह अंतःप्राशन दाब के कारण फूलने लगती है। ओके दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा सेट स्तनपायी वर्ग से संबंधित है? तो स्तनपायी, पहले तो मैं बता दूं कि स्तनपायी और स्तनधारी एक ही होते हैं। तो देखते हैं दोस्तों। शेर, दरियाई घोड़ा, पेंगुइन, चमगादड़। शेर, चमगादड़, भेल, शुतुरमुर्ग। दरियाई घोड़ा, पेंगुइन, भेल, कंगारू। भेल, चमगादड़, कंगारू, दरियाई घोड़ा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए चौथा वाला, भेल, चमगादड़, कंगारू, दरियाई घोड़ा। पता है दोस्तों आपको, शेर, दरियाई घोड़ा, पेंगुइन। पेंगुइन एक पक्षी है जो बच्चों को अपने दूध नहीं पिलाता। शेर, चमगादड़, भेल, तो इसमें दोस्तों शुतुरमुर्ग आ गया। शुतुरमुर्ग भी अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाता, ये स्तनधारी नहीं है। दरियाई घोड़ा, पेंगुइन, भेल, इसमें भी पेंगुइन आ गया, ये भी अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाता। भेल, चमगादड़, कंगारू, दरियाई घोड़ा, इसमें चारों ही अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं। ये जन्म से नवजात शिशु को दूध पिलाती हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपनी सुंदर त्वचा के लिए वध किया जाने वाला निम्न में से कौन सा सर्प संकटापन्न जाति घोषित किया गया है? अजगर, पाइथन, नागराज, किंग कोबरा, रसल, प्रदाक, वाइपर, करैत। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों रसल पादुका वाइपर। इसे रेड डाटा बुक में भी सम्मिलित किया गया है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
किसी पेड़ की लगभग सही आयु ज्ञात की जा सकती है। नंबर 1 शाखाओं की संख्या गिनकर। नंबर 2 पेड़ की ऊंचाई मापकर। नंबर 3 तने का व्यास मापकर। नंबर 4 तने में बलों की संख्या गिनकर। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों तने में बलों की संख्या गिनकर। तो इसका राइट आंसर ए होगा, क्योंकि शाखाओं की संख्या गिनकर तो हम किसी की पेड़ की आयु नहीं ज्ञात कर सकते, न पेड़ की ऊंचाई माप कर सकते, न तने का व्यास माप कर, क्योंकि हर पेड़ कोई 10 साल का पेड़ जैसे अनार का पेड़ ले लीजिए और यूकेलिप्टस का ले लीजिए। यूकेलिप्टस का 2 साल में पेड़ इतना बड़ा हो जाता है और अनार का 10 साल में उतना ही बड़ा रहता है। तो इससे इन तीनों से हम किसी की संख्या आयु नहीं नाप सकते। और तनों की बले की संख्या गिनकर हम माप सकते हैं, क्योंकि जब भी पेड़ कटता है तो उसके कटे हुए पेड़ों में जो छल्लों के समान गोले होते हैं उनके द्वारा पेड़ों की आयु मापी जा सकती है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो आप समझ गए होंगे। निम्नलिखित में से किस एक जीव में पसलियों की संख्या सबसे अधिक होती है? मगर, रेमत्स्य, सांप, उड्डयन, स्तनपायी। तो इसमें होगा दोस्तों सांप। इसमें होगा दोस्तों सांप, क्योंकि आपने देखा होगा सांप जब भी कभी मरता है तो उनकी पसलियां आपस में जुड़ी रहती हैं। सबसे ज्यादा पसलियां सांप में पाई जाती हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक कोशिका के केंद्रक में कौन सा द्रव्य होता है? कोशिका द्रव्य, न्यूक्लियोप्लाज्म, जीव द्रव्य, न्यूक्लियोसोम्स। तो दोस्तों आपको पता है कोशिका द्रव्य और जीव द्रव्य कोशिका में पाया जाता है, लेकिन कोशिका में पाया जाता है, परंतु न्यू- केंद्रक में केंद्रक को छोड़कर कोशिका पूरी कोशिका में कोशिका द्रव्य और जीव द्रव्य पाया जाता है। और न्यूक्लियोप्लाज्म जो है वो डीएनए में पाया जाता है। इसमें न्यूक्लियोप्लाज्म ही बचता है जो केंद्रक में पाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा न्यूक्लियोप्लाज्म। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन किस कारण विमोचित होती है? कार्बोहाइड्रेट का जल अपघटन, जल का प्रकाश अपघटन, CO2 की कमी, क्लोरोफिल का टूट जाना। तो इसका राइट आंसर होगा सर दोस्तों जल का प्रकाश अपघटन। जब भी जल पर प्रकाश की किरण पड़ती है तो वह प्रकाश संश्लेषण के कारण CO2 को अवशोषण करता है और ऑक्सीजन को मुक्त करता है। तो इसका राइट आंसर होगा जल का प्रकाश अपघटन। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पौधे के ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? 3, 5, 2, 6। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 3। 3 प्रकार के ऊतक होते हैं, विभाज्योतक, स्थायी ऊतक, अविभाज्योतक। जिसमें विभाजन की क्षमता होती है उसे विभाज्योतक ऊतक कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा 3। तो आगे बढ़ते हैं। कोशिका किसके कारण स्फीत हो जाती है? दिव्य, जीव, द्रवकुंचन, बहिःप्राशरण, अंतःप्राशरण, विसरण। तो इसका राइट आंसर होगा अंतःप्राशरण। अंतःप्राशरण एक प्रकार का दाब होता है जिसके कारण कोशिका पानी में रखने के कारण एक दाब लगता है जिसके कारण कोशिका फूल जाती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रतिजन क्या होता है? प्रतिरक्षी का परिणाम, प्रतिरक्षी के विपरीत, प्रतिरक्षी निर्माण के लिए उद्दीपन, प्रतिरक्षी का अवशेष। तो इसका राइट आंसर होगा प्रतिरक्षी निर्माण के लिए उद्दीपन, क्योंकि प्रतिजन जो होते हैं वो हमारे खून के अंदर पाए जाते हैं जो हमें रोगों से लड़ने में एंटीबॉडीज का उपलब्ध कराते हैं, लड़ने की क्षमता, जैसे वायरस, बैक्टीरिया, इनसे हमें लड़ने में सहायता प्रदान करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नर नागों से देखे जा सकने वाले कोषाणु का सबसे छोटा आकार क्या होता है? 1 माइक्रोन, 100 माइक्रोन, 10 माइक्रोन, 1000 माइक्रोन। तो इसका राइट आंसर होगा 100 माइक्रोन। 100 माइक्रोन के कोषाणु को हम नग्न आंखों से देख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेलुलोज भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? पशु, फंजाई कवक, बैक्टीरिया, पौधे।
तो इसका राइट आंसर होगा पौधे। हरे पौधे और शैवालों में सेलुलोज की भित्ति पाई जाती है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। HIV द्वारा उत्पन्न एंजाइम है जो पोषी कोशिकाओं के DNA के भीतर HIV के DNA को संगठित करती हैं। लिगेज, हेलिकेज, इंटीगेज, DNA गायरेज। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा इंटीगेज। इंटीगेज एंजाइम है जो बी के DNA को संगठित करता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक रोगों को संचित करने वाले जीव का क्या कहते हैं? हाइब्रिड, वेक्टर, फ्रैगमेंट, क्लोन। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वेक्टर। वेक्टर के द्वारा ही एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में रोगों का संवहन या जाते हैं। तो आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। DNA का जलदागी स्वरूप किसकी उपस्थिति के कारण होता है? थायमिन बेस, विभिन्न हाइड्रोजन बंध, फॉस्फेट वर्ग, डीऑक्सीराइबोज शर्करा। तो इसका राइट आंसर होगा विभिन्न हाइड्रोजन बंधों के द्वारा जलदागी स्वरूप किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर होगा विभिन्न हाइड्रोजन बंधों के द्वारा। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्राणियों के वैज्ञानिक नाम लिखने में प्रयुक्त भाषा है फ्रेंच, जर्मन, लैटिन, डच। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों लैटिन। लैटिन भाषा में ही प्राणियों का नाम लिखा गया है। अधिकतर प्राणियों का नाम लैटिन भाषा में लिखा गया है। बहुत से वैज्ञानिकों ने लैटिन भाषा का ही प्रयोग किया है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विलुप्त प्राणियों के अध्ययन को कहते हैं हार्पेटोलॉजी, जियोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, पैलियोंटोलॉजी। तो इसका राइट आंसर होगा पैलियोंटोलॉजी, जिसे रेड डाटा बुक में भी डाला जा चुका है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा पैलियोंटोलॉजी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जोहर ग्रेगर मेंडल ने प्रसिद्ध हैं उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत प्रस्तुत करने के लिए, आनुवंशिकता नियम प्रस्तुत करने के लिए, कोश का सिद्धांत प्रस्तुत करने के लिए, या उपाधि लक्षणों का सिद्धांत प्रस्तुत करने के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा आनुवंशिकता नियम प्रस्तुत करने के लिए। मेंडल ने 2 मटर के पौधों पर प्रयोग किया था, जिसको उन्होंने अपनी बुक में 1866 में पब्लिश किया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जीन शब्द किसने बनाया? TH मॉर्गन, WH जॉनसन, जी मेंडल, डी ब्रीज। तो इसका राइट आंसर होगा WH जॉनसन। तो इसका राइट आंसर होगा WH जॉनसन ने जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के लिए सबसे अधिक हानिकारक है? कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन वातावरण के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक गैस है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।